सनातन धर्म व संस्कृति की रक्षा के लिए क्या जरूरी है? आस्था या उग्रता, प्रतिरोध या सद्भाव, राष्ट्र को बचाए पहले या धर्म की दीवार खड़ी करे? एक दूसरे मत वाले सनातनियों को एक म्यान में पहले लाएं या फिर दूसरे धर्म को आघात पहुंचाए? बचे या बचाएं, कोसे या हमला करें? जहन में कई तरह के सवाल उठते होंगे। इतिहास में सनातन धर्म को आघात पहुंचाने वाले आतताइयों के वर्तमान वजूद को मिटाने की मंशा रखने से पहले हमें इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। फैक्ट फाइल की इस कड़ी में हम मोहम्मद बिन कासिम गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी के आगमन के कालखंड की यात्रा करेंगे। हम उन कमजोरियों को जानने की कोशिश करेंगे जिनके कारण हमारा अखंड भारत और हमारी सनातन सभ्यता छिन्न भिन्न हो गई। धूर्त, चालबाज, महत्वाकांक्षी गजनी के मोहम्मद गौरी की जान पृथ्वीराज चौहान नहीं बख्शते। हिंदू राजा आपसी वैमनस्यता नहीं रखते। आपसी झगड़ों में कन्नौज नरेश जयचंद गौरी को आमंत्रित नहीं करता तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और होता। मोहम्मद गौरी कभी आगे नहीं बढ़ पाता, न ही मुस्लिम राज की नींव पड़ती। पृथ्वीराज के बाद अगले 300 वर्षों तक इस्लामी शासन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। सद्गुणों के अतिरेक और अपनों से लड़ने के लिए विदेशी आक्रांताओं का साथ देने की ऐतिहासिक भूलों ने कोई 1000 साल तक गुलामी के दंश झेलने के लिए हमें विवश कर दिया। भारत में अक्सर कहानियों में ही इतिहास खोजना पड़ता है, इसलिए पृथ्वीराज की कहानी के लिए स्वदेशी अर्ध पौराणिक साहित्य, जैन और मुस्लिम स्रोतों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसी क्रम में जैनक का पृथ्वीराज विजय, जैन विद्वान मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज के दोस्त और राजकवि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जैन मुनि नय चंद्रसूरी का हमीर महाकाव्य जैसे स्वदेशी साहित्य स्रोत हैं। इसी तरह इस्लामी स्रोतों में हसन निजामी का ताजुल मासिर, यूफी का तबकाते नासिरी और फरिश्ता का तारीख फरिश्ता जैसे फारसी ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज के शासन के शिलालेख बहुत कम मिलते हैं। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा तथा एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जिसे गौर वंश कहा जाता है। गौर का पहाड़ी क्षेत्र गजनी और हेरात के बीच में स्थित है। गौर प्रदेश के निवासी गौड़ी कहे जाते हैं। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अस्थायी रूप से गजनी पर अधिकार कर लिया। उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को वहां का शासक नियुक्त किया। यही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया। उसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। गजनवी की ही तरह उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए, संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत को रौंद डाला। मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण के राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारण थे। वह पंजाब में गजनवी वंश के लोगों का नाश करना चाहता था ताकि भविष्य में उसके साम्राज्य विस्तार में कोई खतरा न हो और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करके इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था। उसकी नज़र भारत की असीम धन दौलत पर थी। एक कट्टर मुसलमान होने के कारण वह भारत से बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना अपना परम कर्तव्य समझता था। गजनवी की ही तरह उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए और संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत को रौंद डाला। गौरी के आक्रमण के समय सिंध, मुल्तान और पंजाब में मुसलमान शासक शासन कर रहे थे। उत्तर भारत में 4 प्रमुख हिंदू राजा शासन कर रहे थे। दिल्ली तथा अजमेर में चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज, कन्नौज में गरहरवाल या राठौर वंश का राजा जयचंद, बिहार में पाल वंश का राजा, बंगाल में सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन। इन समस्त राज्यों में परस्पर फूट थी, एक दूसरे संघर्ष में व्यस्त थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। शत्रु देश की रक्षा का भार राजपूत जाति पर था, शेष प्रजा उदासीन थी। शासकों को विलासिता का गुण भी खाया जा रहा था। राष्ट्रीय उत्साह पहले विलुप्त था। कुछ शासकों में देश तथा धर्म के लिए मर मिटने का उत्साह था, पर वे परस्पर फूट का शिकार थे। हिंदू धर्म की शैव तथा वैष्णव शाखाएं शिखर पर थी।
बौद्ध धर्म का लगभग नाश हो चुका था। जैन धर्म दक्षिण भारत तथा पश्चिम के मरुस्थल में जीवित था। सिंध, पंजाब और मुल्तान में इस्लाम के अनुयायी निवास करते थे। गौड़ी के भारत पर आक्रमण की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। 1175 ईस्वी में शिया मुसलमान करमाथियों पर हमला करके गौरी ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। वहीं सिंध के कच्छ क्षेत्र पर हमला करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। 1182 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके उसने देवल के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राज्य पर उसका अगला आक्रमण हुआ। यहाँ के शासक मूलराज द्वितीय से टकराया। बुरी तरह हारने के बाद वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। 1179 ईस्वी में पंजाब के पेशावर पर उसने हमला किया, उसे अपने अधिकार में ले लिया। 1181 में दूसरा तथा 1185 में तीसरा हमला कर उसने सियालकोट तक अपना कब्जा कर लिया। अंत में लाहौर को भी अपने प्रांत में उसने शामिल कर लिया। यहाँ तक अधिकार जमाने के बाद उसकी सीमा दिल्ली तथा अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय से आ लगी थी। अब कहानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। 1179 की बात है। प्रतापी चौहान शासक सोमेश्वर की मौत के बाद उसका 11 साल का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठा। उसने 1192 तक उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया। भारत के इतिहास में वह पृथ्वीराज चौहान तथा राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गद्दी पर बैठते समय अल्पवयस्क होने के कारण उसकी माता कर्पूर देवी अजमेर पर शासन चलाने लगी। कर्पूर देवी चिरी देश की राजकुमारी तथा कुशल राजनीतिज्ञ थी। उसने राजकाज में निपुण कर्णवास को प्रधानमंत्री बनाया। अब पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1186 से 1191 के दौरान मोहम्मद गोरी को कई बार धूल चटाई। हालांकि कितनी बार हराया इस बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया है। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, पृथ्वीराज रासु के अनुसार 21 बार, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार उसने गोरी को हराया। कुछ मुस्लिम स्रोत केवल 2 लड़ाइयों तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र करते हैं। तराइन इलाका दिल्ली से कोई 110 किलोमीटर दूर वर्तमान हरियाणा राज्य में पड़ता है। तराइन के किले के नीचे वाले मैदान में यह युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज की प्रेम कहानी में राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता का जिक्र आता है। उनके मित्र चंद्रवरदाई द्वारा रचित पुस्तक पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पहली बार 11 वर्ष की उम्र में ही पृथ्वीराज की शादी करा दी गई। उसके बाद 22 साल की उम्र होने तक उनकी कई शादियां हुई। पृथ्वीराज रासो ने उनकी 5 रानियों का जिक्र है: जम्बावती, इंचनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोगिता। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। वही गद्दार जयचंद जिसकी धोखाधड़ी के कारण पृथ्वीराज को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पृथ्वीराज रासो के अलावा इतिहास में इसकी ठीक जानकारी नहीं है। कन्नौज की राजकुमारी संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को पसंद करते थे। जयचंद ने संयुक्ता का स्वयंवर रचाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करने के कारण द्वेषवश उनकी एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में लगा दी। पृथ्वीराज ने संयुक्ता को स्वयंवर से ही उठा लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह किया। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक सिपाही ने उसे अधमरी हालत में घोड़े पर चढ़ाकर मैदान छोड़ भागा था। उसकी सेना भी वापस भागने लगी। हालांकि पृथ्वीराज ने फिर पीछा नहीं किया। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 17 बार बंदी बनाया और फिर छोड़ दिया। वहीं प्रबंध कोश में 20 बार का जिक्र। 1191 के बाद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी बुरी हार के 1 साल बाद ही मोहम्मद गौरी लौट आएगा।
लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी लौट आया। इस बार जयचंद ने गद्दारी दिखाई और गौरी के साथ जा मिला। 18वीं बार इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मात दिया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके मित्र चंद्रवरदाई को भी बंदी बना लिया गया। सजा के तौर पर गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन चौहान ने हिम्मत नहीं हारी। पृथ्वीराज के शब्दविधि बांध चलाने वाली कला के बारे में मोहम्मद गौरी को पता चला। आखिरी इच्छा के रूप में चंद्रवरदाई के कहने पर इसके प्रदर्शन की इजाजत दे दी। यहीं पर 4 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान का जिक्र आता है। पृथ्वीराज चौहान के लिए मोहम्मद गौरी की दूरी मापने के लिए चंद्रवरदाई का यह संकेत काफी था। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, आवाज सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चला डाला और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। हालांकि इसको लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु की तारीख और सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु की तारीख को लेकर इतिहासकारों में मतांतर है। ऐतिहासिक तौर पर बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कैद करने के बाद उसकी हत्या करवा दी थी और इस घटना के 6 वर्ष बाद 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर डोबले ही लिखते हैं कि जाटों के खोखर नामक जमात ने झेलम नदी के किनारे उसे मार डाला, जहां उसकी कब्र भी है। तो फिर पृथ्वीराज रासो के अनुसार शब्दभेदी बाण से किसे मार गिराया गया था, इसकी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि उस समय किसी कारणवश मोहम्मद गौरी यानी शहाबुद्दीन दरबार में नहीं आ सका था। उसका बड़ा भाई गियासुद्दीन तब सुल्तान हुआ करता था। आशंका जताई जाती है कि तब वही दरबार में गद्दी पर बैठा था और पृथ्वीराज रासो में जिस शब्दभेदी बाण वाली घटना का जिक्र है उसमें गियासुद्दीन ही मारा गया था। उसकी मौत के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी सुल्तान बना। डोबले लिखते हैं कि गजनी में पृथ्वीराज की समाधि के पास ही सुल्तान गियासुद्दीन की कब्र होना इस कहानी का आधार हो सकता है।